नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 3 जनवरी है और आज हम इस माह के तीसरा दिन यानी कि आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करंट अफेयर में देखेंगे कि आज का क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलता रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। देखिए, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए, जो ग्रैंड मास्टर जो बनता है दोस्तों, ये चेस के क्षेत्र में बनता है ना। जो शतरंज का खेल होता है ना, इस खेल से संबंधित है ये ग्रैंड मास्टर। ठीक, तो कौन बने हैं 78वें ग्रैंड मास्टर? हाल ही में बने हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कौस्तव चटर्जी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कौस्तव चटर्जी। इससे पहले यदि हम बात करते हैं कि 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है प्रणव आनंद। फिर 76वें, ठीक है, 77वें ये हो जाएंगे, 76वें ये हो है वी प्रणव वी। फिर 75वें की बात करते हैं तो 75वें ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव। ये सारे के सारे चारों जो नाम है वो ग्रैंड मास्टर ही है। देखिए क्या होता है ग्रैंड मास्टर में, जैसे ही आप एक क्राइटेरिया पार कर लेते हैं वैसे ही उसको ग्रैंड मास्टर को उपाधि दिया जाता है। ये ग्रैंड मास्टर क्या है? एक प्रकार का उपाधि है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन, ठीक है, विश्व शतरंज संगठन द्वारा शतरंज के खिलाड़ी को दी जाने वाली एक उपाधि है। विश्व चैंपियन के अतिरिक्त ग्रैंड मास्टर एक टॉप टाइटल है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक फिडे रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं। इसे हासिल करने के बाद यह टाइटल खिलाड़ी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। ठीक है, हमेशा के लिए जुड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो है कौस्तव चटर्जी भारत के हैं, अब हमेशा के लिए ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, तो भारत के 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत में अब तक कुल 78 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड ऐसा क्रेडिट कार्ड जो मतलब ये कंबाइन में बना हुआ है ना, सहकारिता में बना हुआ है। तो किसके साथ साझेदारी किया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है एसबीआई बैंक। ठीक है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी की है। पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने, ठीक है, इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया। मतलब ये ऐसा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों जो एसबीआई और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, दोनों साझेदारों द्वारा तीन कार्ड वेरिएंट ना, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा है। तो पीएसबी एसबीआई कार्ड एलिट एक, दूसरा पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंपली सेव एसबीआई कार्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से 3 कार्ड भी लॉन्च कर दिया गया है। और पंजाब एंड सिंध बैंक का किसके साथ टाइप हुआ है कार्ड को लेकर? एटीएम कार्ड को लेकर तो एसबीआई बैंक के साथ। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। और यदि हम बात करते हैं नदी का, तो ये है हुगली नदी। तो ध्यान रखेंगे, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर सुरंग बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, और ये कब तक निर्माण हो जाएगा? देखिए, मुख्य पॉइंट बस बता देता हूं मैं कि ये जो है दिसंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इससे क्या होगा मालूम है? 520 मीटर की दूरी को मेट्रो महज 45 सेकेंड में ही तय करेगी। देखिए कितना फास्ट है। ठीक है, 45 सेकेंड में तय कर लेगी। ठीक, और देखिए, हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। मतलब कोलकाता और हावड़ा ये 2 शहर को आपस में कनेक्ट करेगी ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आप हमारे
टेलीग्राम चैनल, ठीक है, CGPSC ड्रीम एकेडमी, ठीक है, CGPSC ड्रीम एकेडमी में जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तक जितना भी वीडियो बन चुका है 1 तारीख से सारा पीडीएफ आपको वहां देखने को मिल जाएगा, तो आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आरबीआई द्वारा 2023-25 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया उत्कर्ष 2.0 क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करना, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये क्या चीज है, तो नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष 2.0। देखिए उत्कर्ष पहले भी लॉन्च हो चुका है 1.0 की हम बात करते हैं तो, लेकिन जो उत्कर्ष 2.0 जो आया है या जीरो आया है, ये 2023 से 2025 की अवधि के लिए लाया गया है, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने या आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की ठीक है, मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की है, ठीक है, दूसरे चरण है, ठीक। 2019-22 की अवधि में पहला चरण इसका प्रारंभ हुआ था। इसकी अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीतिक ढांचा उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में शुरू किया गया, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यह मध्यम अवधि कार्यनीति दस्तावेज के रूप में अभी निर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में बैंक की प्रगति का मार्गदर्शक बना है, ठीक है। तो नियामक समझ रहे कंट्रोल करने के लिए है, मॉनिटरिंग करने के लिए इस चीज को लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ब्राजील के नवीन राष्ट्रपति हेतु किसे चुना गया है, तो ये देख सकते हैं आप, ब्राजील के नवीन राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ब्राजील के नवीन राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थे, तो बोल्सोनारो थे, ओके, जायर बोल्सोनारो। देखिए वामपंथी नेता लुइस, इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ध्यान रखेंगे पूरा नाम को, लुइस इंसानियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइस इंसानियो लूला डी सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा था। काफी दिनों तक बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था, समझे क्या है। इससे पहले ये राष्ट्रपति थे, लेकिन जो है ये वास्तविक में राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन अपने हार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए अपने राष्ट्रपति पद को छोड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन अंततः ठीक है लूला डी सिल्वा जो है राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुके हैं। देखिए ब्राजील के बारे से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ब्राजील की यदि मुद्रा की हम बात करते हैं तो ब्रासिलियाई रियल है। तो ये दो चीज को आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस देश के कौन से राष्ट्रपति है, जो प्रमुख होते हैं ना देश के, उसके बारे से पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, दुनिया भर में साल 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा, तो साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2023 को। मिलेट्स क्या होता है इसको समझिएगा, जो मोटा अनाज हो जैसे ज्वार, कोदो, कुटकी, बाजरा, ये सारा चीज जो मोटा अनाज जो है उसको मिलेट्स बोला जाता है, ठीक है, मोटा अनाज, ध्यान रखेंगे। तो 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देखिए दुनिया भर में साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य मिलेट्स के अंतरराष्ट्रीय वर्ष को एक जन आंदोलन बनाना है, ठीक है। पिछले अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के जो प्रमुख लोग जो थे वो लंच में जो है ना मिलेट्स खा रहे थे, ठीक है, मोटा अनाज को खा रहे थे, ये दिखाने के लिए भी कि देखिए अब भारत मिलेट्स में भी अग्रणी हो रहा है, ठीक है। तो भारत को वैश्विक बाजार के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मिलेट्स का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत, ठीक है। भारत सरकार ने 2023-22 तक के देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि हम भारत में बात करते हैं कौन है, तो पहले नंबर पे राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे, और कर्नाटक जो है थर्ड नंबर पे आता है, ध्यान रखेंगे।
कि छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, मोटे अनाज यानी कि जो मिलेट्स है उस पे जो है एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करते हैं तो कोदो कुटकी, ध्यान रखेंगे, कोदो और कुटकी, इन दोनों जो मोटा अनाज है इन दोनों पर जो है या इन दोनों को एमएसपी के तहत खरीद रहा है, और एमएसपी के तहत खरीदने वाले छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, इसको हिंदी में बाजरा भी बोल देते हैं लेकिन हालांकि वास्तविकता ये बाजरा नहीं है, ठीक है, वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पारित किया गया, और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा बोल देगा। देखिए, भारत सरकार तो मना ही रहा है, यदि आप बजट की बात करेंगे तो बजट में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेगा डेयरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, चलिए इसके बाद से भी और कुछ पढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के, आज का मतलब यह है कि 2 जनवरी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओके, ठीक है, 2 जनवरी है इसका मतलब। ओके, देखिए, तो कहाँ पे डेयरी का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक में, इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, गेजेलगेरे स्थित मांड्या मिल्क यूनियन मनमूल डेयरी की क्षमता 14 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की है। इस डेयरी में 30 टन दूध पाउडर उत्पादन करने का भी संयंत्र स्थापित किया गया है। डेयरी की पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्नाटक की यह दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण इकाई भी है। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे जो दूध प्रसंस्करण इकाई के रूप में ये स्थापित हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ढाका साहित्य महोत्सव 10वां संस्करण कब आयोजित होने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 8 जनवरी। ठीक है, देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक रद्द होने के बाद ढाका लिस्ट फेस्ट, ठीक है, का 10वां संस्करण बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, ध्यान रखेंगे, ये जो है ना बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी से 8 जनवरी 2023 को होने वाला है। यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यिक उत्सव में भाग लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो गीतांजलि श्री है, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता जो है गीतांजलि श्री, ये भी यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 200 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले कंपनी बने हैं? ठीक है, 200 बिलियन डॉलर गवा चुके हैं दोस्तों, ये है एलन मस्क। ठीक है, आपको पता होगा कि हाल ही में एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया था, और उसके बाद जो है इन्होंने कर्मचारियों की छटनी की थी, जिसके वजह से ट्विटर को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिसके वजह से ये अपने 200 बिलियन डॉलर गंवाए हैं। ठीक है, गंवाए हैं कि मतलब वो शेयर मार्केट में खो चुके हैं। चलिए देखिए, टेस्ला के सीईओ भी हैं ये, ध्यान रखेंगे। तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। पिछले 1 साल से मस्क की संपत्ति काफी तेजी से गिर रही है। ठीक है, और दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स होने का तमगा भी इनसे छिन गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की संपत्ति 137 अरब डॉलर पर आ गई है, जो कि 4 नवंबर 2021 को अपने सबसे उच्चतम स्तर 340 अरब डॉलर पर थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, दिसंबर में मस्क को पछाड़कर लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनी LMVH के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ड ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेंगे आप, मिल जाएगा। तो CGPSC ड्रीम एकेडमी में आपको इसका ठीक पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किस खिलाड़ी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो आप इसको देख लीजिए, ये है कोनेरू हम्पी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोनेरू हम्पी जो है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। देखिए, पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन, ठीक है, ध्यान रखें, रैपिड शतरंज चैंपियन भी बनी हुई थी, ठीक है। कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2022 को अल्माटी कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। तो कौन सा पदक प्राप्त किया है इन्होंने? तो रजत पदक प्राप्त किया है, ठीक है। कोनेरू हम्पी ने इससे पहले 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, ठीक। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय FIDE वर्ष के अंत में, ध्यान रखेंगे, विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कराता है, ठीक है। ये दो अलग अलग टूर्नामेंट है दोस्तों, इसी में से जो ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक प्राप्त की है। और इससे पहले भी हम बात करते हैं 2019 में, तो इस समय इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। इस साल यह कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी में 26 से 30 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO हेतु किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राजेश गोपीनाथ, अजय कुमार श्रीवास्तव, देख सकते हैं आप, ये जो है अजय कुमार श्रीवास्तव जी है, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO, ये दोस्तों कई बार महत्वपूर्ण नियुक्ति, यदि आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती है बैंकिंग सेक्टर से खासतौर पर या शेयर बाजार से संबंधित, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है ताकि यह क्वेश्चन भी आपसे बन जाए। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने अजय कुमार श्रीवास्तव को, ध्यान रखेंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक ने यह जानकारी दी है। भारत सरकार ने अजय कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 से 3 साल के लिए, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18, ठीक है, ध्यान रखेंगे अंडर 18 ना। चलिए देखिए, हॉकी में मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुषों के अंडर 18 है ना क्वालिफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीता, ठीक। भुवनेश्वर में फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की ओर से जमीर मोहम्मद ने हैट्रिक लगाई थी, ध्यान रखेंगे, यहाँ के जो है जमीर मोहम्मद, इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी फायदा हो, ठीक है। और यदि आप हमारे वीडियो पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक क्लियर, बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।